हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एटिकोलाज एएसपी कैप्सूल्स के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं और इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा इस दवा के उपयोग से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये दवा कैसे काम करती है, इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए। तो ये दवा एक तरह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, उसको कम करने का काम करती है और साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है उसको भी कम करने का ये दवा काम करती है। यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ये दवा नीचे लाने का काम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल उसको बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा ये दवा ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है, क्योंकि ये दवा जो है वो एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, खून को पतला करने वाली दवा है। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के इस्तेमाल के बारे में। तो आमतौर पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए। अब इस दवा के फ़ायदों के बारे में अगर बात करें तो इस दवा का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि ये दवा हार्ट अटैक से बचाव करने में मदद करती है और ब्रेन स्ट्रोक से भी बचाव करने में मदद करती है, क्योंकि जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के कॉजेज़ होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। मतलब कि एक ही वजह के चलते हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जैसे कि अगर खून में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाए, अगर खून में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उससे हार्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है और साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। क्योंकि तो ये जो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके बढ़ जाने से ब्लॉकेज का खतरा पैदा होता है। तो अगर ब्लॉकेज दिल की किसी नस में हो तो ऐसे में हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ता है, और अगर दिमाग की किसी नस में हो तो ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक होता है, यानी कि लकवा जिसको हम फालिज भी कहते हैं वो पैदा हो सकता है। और एलडीएल के बढ़ जाने की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी ब्लॉकेज का खतरा पैदा होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड प्रेशर लेवल को भी बढ़ा सकता है और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से नसें संकीर्ण हो सकती हैं। मतलब कि एक तरह से नसें संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ सकती हैं और साथ ही साथ जो ब्लॉकेज होता है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, या फिर आप ये कहिए कि नसों में जो रुकावट पैदा होती है, जो गंदगी जमा होती है, जिसको हम प्लेक कहते हैं, वो भी बढ़ने लगती है तेज़ी से। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कोई जनरली सिम्टम्स नहीं होते हैं। आमतौर पर इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब चेक किया जाता है तभी पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। तो ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से प्लेक तेज़ी से बनता है, बढ़ता है, और जब प्लेक तेज़ी से बढ़ता है तो उसकी वजह से ब्लॉकेज पैदा होता है। और ये प्लेक बनता किससे है? तो ये एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर जो ग्लूकोज होता है उन सब से मिल करके बनता है और धीरे धीरे ये करके सख्त होने लगता है, कठोर होने लगता है और कैल्सिफिकेशन फिर धीरे धीरे होने लगता है और उसके चलते अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और ऐसी कंडीशन को जिसमें कि जब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाए, बढ़ने लगे ब्लॉकेज, धीरे धीरे प्लेक इकट्ठा होने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए और वो जब कठोर हो जाए तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो ये दवा सबसे पहले तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, यानी कि जो एलडीएल होता है उसको कम करने का काम करती है, और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड के बढ़े लेवल को भी कम करने का काम करती है ये दवा। तो इससे क्या होता है कि जब एलडीएल कम होगा यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा तो उससे जो प्लेक बनने का चांसेस है वो भी कम हो जाएगा, ब्लॉकेज का जो खतरा होगा वो भी कम हो जाएगा। और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर बीपी बढ़ जाए तो बीपी भी धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होगा, उसका भी जो रेंज होगा, जो लेवल होगा वो भी कम होगा। और जब ये सब कम होगा, अपने नॉर्मल रेंज में होगा, तो ऐसे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का जो जोखिम होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दवा फ़ायदे पहुंचाती है। इसके अलावा ये दवा एचडीएल को बढ़ाती है। एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जो एलडीएल होता है वो अपने आप ही कम होगा। इसके अलावा इसमें जो दूसरी दवा मौजूद है ब्लड थिनर एस्पिरिन, तो ये जो है खून पतला करने का काम करती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करती है, ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है और ब्लड क्लॉट बनने की वजह से भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। तो एक तरह से ये दवा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इस दवा के इस्तेमाल से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम कम होता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हार्ट अटैक हो चुका हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो चुका हो तो दोबारा से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी जोखिम को ये कम करती है, यानी कि दोबारा से होने वाले ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक के जोखिम को भी कम करने में ये दवा मदद करती है।
और आम तौर पर हार्ट अटैक के मरीज़ को भी, मतलब कि जो दिल की बीमारी के मरीज़ होते हैं और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको ब्लॉकेज वगैरह की वजह से या फिर जो है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आया हो, उनको ये दवा दी जाती है ताकि आगे चल करके हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक ना हो। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूं कि एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये अलग अलग लोगों में दुष्प्रभाव अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इस दवा के इस्तेमाल से नाक और गले का जो पैसेज होता है, मतलब जो रास्ता होता है, उसमें सूजन आ सकती है, मसल पेन हो सकता है, मतलब कि मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, मतलब जोड़ों में दर्द हो सकता है, जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है वो बढ़ सकती है, मतलब कि रक्त रिसाव का जो जोखिम होता है वो बढ़ सकता है, डायरिया यानी कि दस्त हो सकता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द हो सकता है, इंसोम्निया यानी कि सोने में दिक्कत आ सकती है, नोज ब्लीड्स मतलब कि नाक से खून बह सकता है, क्योंकि ये जो दवा है ये खून पतला करती है और इसकी वजह से रक्त रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब कि लीवर फंक्शन के टेस्ट में एबनॉर्मलिटी यानी कि असामान्यता आ सकती है। इसके अलावा फेंटिंग, बेहोशी हो सकती है, नोसिया मतलब मितली जैसा महसूस हो सकता है, वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आ सकती है, माइग्रेन मतलब कि सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन हो सकता है, मतलब बदहज़मी हो सकती है, अपच जिसको हिंदी में कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं है कि आप में देखने को मिले, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन के अंदर सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएँ। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन में कुछ साइड इफ़ेक्ट, किसी पर्सन में कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये कॉमन, मतलब आम तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अनकॉमन होते हैं, मतलब कभी कभी को देखने को मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो रेयर होते हैं। तो इस तरह के भी साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी एडवाइस के बारे में, मतलब कुछ सावधानियों के बारे में। तो इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से सबसे पहले तो खून पतला होता है और जो प्लेटलेट की मात्रा होती है वो कम हो सकती है। तो एक तो प्लेटलेट की जाँच भी होनी चाहिए, वो डॉक्टर करवाते हैं, और लीवर फंक्शन टेस्ट भी हो सकता है। हाँ, तो इस दवा का इस्तेमाल खाने के साथ में करना चाहिए, मतलब खाना खाने के बाद करना चाहिए है, ताकि पेट से जुड़ी जो समस्या होती है उसको कम किया जा सके। और इसका इस्तेमाल रोज़ाना एक ही समय पे करना चाहिए है, मतलब कि डेली एक ही टाइम पे करना चाहिए है। डॉक्टर ने जो भी आपके लिए समय निर्धारित किया, तय किया हो, जिस भी टाइम पे ये दवा लेने को कहा हो, जैसे कि अगर रात में लेने को कहा हो तो डेली रात को एकदम एक ही समय पे लें, या फिर अगर सुबह में लेने को कहा हो तो सुबह में डेली आप इसको एक ही समय पे लें। तो इससे दवा की मात्रा वो सामान्य बराबर बनी रहती है शरीर में और दवा अच्छे से काम कर पाती है। इसके अलावा हो सकता है कि ये दवा बीच बीच में बंद की जाए इंटरवल पे कुछ, मतलब कि हो सकता है जैसे कि 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में इस दवा को छोड़ने को कहें आपके डॉक्टर, कुछ जो है टेस्ट करा करके बंद करने को कहें, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए है। जब दवा आपसे लेने को कहा जाए तो आपको दवा लेते रहना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करना चाहिए है। और जब डॉक्टर ये दवा आपको बंद करने को कहें तो उस टाइम पे बंद करना चाहिए है, अपनी मर्ज़ी से इसको बंद भी नहीं करना चाहिए है। इसके अलावा इस दवा को लेने के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने चाहिए हैं, जैसे कि लो फैट डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए है। खाना ऐसा हो जिसमें फ़ैट यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं वसा की मात्रा कम हो, चिकनाहट जिसमें कम हो, और आप कोशिश करें कि ऐसे खाने जिसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता हो, तले भुने खाने आप ना खाएँ, और जो नॉन वेज फूड होते हैं उनको भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें जितना आपसे हो सके। तो लो फैट डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज एकदम रेगुलर करते रहना चाहिए है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए है, साथ ही साथ जो फ्रूट्स होते हैं, ताज़े फल खास करके खाने चाहिए हैं। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से जो ब्लीडिंग का रिस्क होता है, रक्त रिसाव का जो जोखिम होता है वो बढ़ जाता है। इस दवा के इस्तेमाल से खून पतला होता है तो खून अधिक बह सकता है अगर कट लग जाए तो, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जब आप शेविंग कर रहे हो या फिर आप नाखून काट रहे हो या फिर कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि कोई नुकीला या फिर धारदार सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है कि कहीं कट ना लगे, कहीं कोई चोट ना लगे, खून ना बहे, खून ना रिसे, नहीं तो खून बहुत अधिक बहेगा। तो आपको सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है इस दवा के इस्तेमाल के दौरान। और इस दवा के इस्तेमाल से अगर आप जो है अपनी स्किन को पीला होते पाएँ, अगर आपकी स्किन पीली हो इस दवा के इस्तेमाल से, या फिर बहुत ज़्यादा मसल पेन हो, या फिर अगर आपके पेशाब का जो कलर है, रंग है, वो गाढ़ा हो जाए, डार्क हो जाए, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पीला हो जाए, बहुत अधिक पीला हो जाए, या फिर गहरे रंग का हो जाए, भूरा कलर हो जाए, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है।
इसके अलावा ये दवा लेने से पहले अगर आपको कोई भी लीवर या फिर किडनी से जुड़ी बीमारी हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए है, या फिर अगर आप किसी दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी दूसरी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उस बीमारी के बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी तरह की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन दवाओं के बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को पहले बता देना चाहिए है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो यानी कि गर्भवती हों या फिर गर्भावस्था की योजना बना रही हों, या फिर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हों, बच्चे को दूध पिला रही हों, तो उनको भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक होना चाहिए है और बिना डॉक्टरी सलाह के इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं करना चाहिए है। और हम ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों तक हम दवाओं के बारे में जानकारी पहुंचा सकें। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की दवा के इस्तेमाल को लेकर के कभी भी सलाह नहीं देते हैं। तो अगर आपको इस दवा का इस्तेमाल करना हो या फिर किसी भी तरह की और दवा का इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि कैप्सूल्स हैं तो इनको पानी के साथ में निगलना होता है और बेहतर है कि इसको खाने के बाद लें। और इसकी जो डोज यानी कि खुराक होती है डॉक्टर द्वारा तय करी जाती है। मरीज़ की जो स्थिति होती है उसको देखते हुए डॉक्टर ही तय करते हैं इसकी खुराक की कितनी खुराक लेनी है, कितना कैप्सूल लेना है दिन भर यानी कि 24 घंटे में। तो इसकी जो खुराक होती है डॉक्टर द्वारा तय करी जाती है और जो इसकी ड्यूरेशन यानी कि अवधि होती है कितने समय तक, कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक या कितने महीनों तक ये दवा लेते रहना है, ये भी डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है मरीज़ की स्थिति को देखते हुए। तो आमतौर पर अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको रात को लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एक कैप्सूल यानी कि 24 घंटे में एक कैप्सूल इसको लिए जाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है रात को सोने से पहले, खाने के बाद। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। ये जो कैप्सूल है एटिकोलाज ASP ये कैसे काम करता है। तो इसमें दो दवाएं मिलाई गई हैं। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें अटोरवास्टेटिन है और दूसरे एस्पिरिन है। अटोरवास्टेटिन इसमें 10 mg यानी कि 10 mg में है और एस्पिरिन इसमें 75 mg यानी कि 75 mg में है। तो जो अटोरवास्टेटिन है ये एक ऐसी दवा है जो कि खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने का काम करती है। और इसमें जो दूसरी दवा है ये है एस्पिरिन। ये दवा खून को पतला करने का काम करती है, प्लेटलेट के लेवल को भी कम करती है ये दवा। तो ये जो दवा अटोरवास्टेटिन ये क्या करती है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जिसके चलते ब्लॉकेज का खतरा बना रहता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक का भी जोखिम बना रहता है। अब ब्लॉकेज होगा तो उसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों का खतरा बना रहेगा और ये ब्लड प्रेशर को भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ाता है। तो ये दवा क्या करती है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल होते हैं उनको कम करने का काम करती है ताकि खून की एक तरह से सफाई हो सके। और इसमें जो दूसरी दवा है एस्पिरिन ये दवा खून को पतला करने का काम करती है और जो ब्लड क्लॉट होता है उसको बनने से रोकती है। तो इससे क्या होगा कि एक तो खून पतला होगा और दूसरे ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। और तीसरे इसमें जो दवा है अटोरवास्टेटिन ये एक तरह से LDL को कम करेगी और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करेगी जिससे कि ब्लॉकेज का खतरा भी कम हो जाएगा। और एक तरह से ये दवा ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी। अगर ब्लड प्रेशर ट्राइग्लिसराइड्स या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ा हो तो उसको भी कम करने का काम करेगी। तो ये दोनों दवाएं मिल करके एक तरह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स होता है उसको कम करने का काम करती है और साथ ही साथ खून को पतला करती है और खून का जो थक्का होता है उसको बनने से रोकती है। तो ये दोनों दवाएं मिल करके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव का काम करती हैं ये दोनों दवाएं। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी एटिकोलाज ASP कैप्सूल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।